हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का निराला द विजन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग केबीएस का क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। केबीएस का पहला क्लास मैंने कल बताया था, पेडागोजी का क्लास दिया था आपको कल मैंने, और मैंने पेडागोजी का ब्रह्मास्त्र बताया था। आप सभी लोग देख लीजिएगा, बहुत काम आएगा आपको परीक्षा में, बहुत काम। ये कि पेडागोजी में मैंने बताया था कि टीचर सेंटर अप्रोच क्या होता है और चाइल्ड सेंटर अप्रोच क्या होता है। तो केबीएस में क्या है कि पेडागोजी में 60 नंबर का जो सवाल आएगा उसमें से कम 20 से 30 सवाल तो निश्चित रूप से पेडागोजी का आएगा। ये कम से कम 20 तो सवाल रहेगा ही। और पेडागोजी के लिए मैंने कल बताया था कि टीचर सेंटर और चाइल्ड सेंटर दो कंसेप्ट समझाए थे आपको। टीचर सेंटर को ये सीटेड नहीं मानता है और चाइल्ड सेंटर को सीटेड मानता है। इसी अवधारणा को समझने का प्रयास करना है हम लोग को, ठीक है। तो कल एक वीडियो को आप देखिएगा ये, और इसी वीडियो की कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि एनसीएफ 2022 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। एनसीएफ 2022 देखिए लिखा हुआ है, एनसीएफ 2022, ठीक है जी। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज 2022 नाम ये है। एक्चुअल में ये अवधारणा है क्या, ठीक है। जैसे नई शिक्षा नीति देखा होगा, NEP न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020, जिसके अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन हैं, जो पूर्व वैज्ञानिक रहे हैं, वो अध्यक्ष रहे हैं इसके। तो जो नई शिक्षा नीति हैं, जो उसके अध्यक्ष हैं वो के कस्तूरीरंगन हैं। उन्होंने जो है नई शिक्षा नीति 2020 प्रस्तुत किया और उसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं ये। लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 को कार्य रूप देने के लिए, व्यवहारिकता प्रदान करने के लिए हम ये एनसीएफ 2022 को लागू किया गया है। ये जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री ये, इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने अक्टूबर 2022 में इसको मतलब लागू किया है, इस चीज़ को, इसको प्रस्तुत किया है ये। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले शिक्षा मंत्रालय का नाम मानव संसाधन विभाग था, लेकिन नई शिक्षा नीति में ये मानव संसाधन विभाग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, ये वो रख दिया गया शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया, ये शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया ये। तो एजुकेशनल डिपार्टमेंट रख दिया, जिसके मंत्री का नाम है धर्मेंद्र प्रधान। उन्होंने कहा कि जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसको मूर्त रूप देने के लिए हमने एनसीएफ 2022 को लागू किया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले जो रिपोर्ट था एनसीएफ था, वह एनसीएफ 2005 था, जो काफ़ी फेमस है, ठीक है। एनसीएफ 2005 के आधार पर ही सारे पाठ्यक्रम बनाए गए थे ये, और जितना भी स्कूली सिस्टम है एनसीएफ 2005 के आधार पर, शिक्षक कैसा होना चाहिए 2005 के आधार पर था। और कल मैंने आपको जो पेडागोजी का वीडियो बनाया वो एनसीएफ 2005 के अनुसार था। तो एनसीएफ 2022 जो है, ठीक है, एनसीएफ 2005 से कोई अलग नहीं है, उसी बात का एक विस्तार है ये, कुछ नई बातों को इसमें जोड़ दिया गया, ठीक है जी। तो कुल मिलाकर आज हम लोग बात करेंगे एनसीएफ 2022 क्या है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ को ये कि नई शिक्षा नीति 2020 को 4 चरणों में प्रस्तुत करना है। कितने चरण में? 4 चरण में प्रस्तुत करना है इसको, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 चरण में प्रस्तुत करना है। पहला चरण को कहा गया है फाउंडेशनल चरण, स्टेज, फाउंडेशनल, देखिए लिखा ना, ये फाउंडेशनल स्टेज कहा गया। नई शिक्षा नीति को 4 चरणों में लागू करना है। तो पहला स्टेज को कहा गया है फाउंडेशनल स्टेज, इसीलिए नाम पड़ गया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज 2022, याद रखिएगा। यानी कि जो नई शिक्षा नीति है उसके 4 चरण हैं। पहला चरण का नाम है फाउंडेशनल स्टेज, दूसरे चरण का नाम है प्रीपेट्री स्टेज, PREPATOR, प्रीपेट्री स्टेज, और तीसरा चरण का नाम है मध्य चरण यानी मिडिल स्टेज, और सबसे लास्ट में जो है माध्यमिक चरण। क्या है? माध्यमिक चरण।
ठीक है जी। ये फाउंडेशनल स्टेज का मतलब होता है बुनियादी चरण, बुनियाद। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति में जो बुनियादी चरण है वो 2022 है, उसी को एनसीएफ 2022 कहा गया है। दूसरा है प्रिपरेटरी स्टेज है, तीसरा है मध्य चरण है और चौथा है माध्यमिक चरण है। पहला पॉइंट समझ लीजिएगा। तो चूंकि पहला बात हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि फाउंडेशनल स्टेज, इसी फाउंडेशनल स्टेज को लागू करने के लिए एनसीएफ 2022 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है जी, ये आगे बढ़ते हैं। ये जो आपने जो पढ़ा कि जो फाउंडेशनल स्टेज है जो दिखा गया है, ये कितने वर्ष के बच्चों के लिए है? तो 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए। पहला सवाल तो परीक्षा में यही आएगा कि एनसीएफ 2022 जो है, जो फाउंडेशनल स्टेज है, ठीक है, पहला ये पूछेगा एनसीएफ 2022 जो है नई शिक्षा नीति के कौन से चरण का है, तो आप बताइएगा कि फाउंडेशनल स्टेज पर लिखा हुआ फाउंडेशन, इसलिए मैंने दे दिया चीज़ को। ठीक है जी। ये दूसरा आपसे ये सवाल पूछेगा ये बताइए कितने वर्ष के बच्चों के लिए, तो आपसे सवाल पूछेगा तो आपको ये बताना है, आपको ये बताने का प्रयास करना है। ये है 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए। पहला तो सवाल यही याद रखना है, 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया। ठीक है जी, पहला बात तो यही समझना चीज़ को। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है, कि भाई इसमें क्या क्या है, जरा इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बुनियादी स्तर के देखिए ये लिखा है ना, बुनियादी स्तर के राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा, ये अब देखेंगे राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा, ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ठीक है जी, दिखा हुआ ये की शुरुआत की गई है। ठीक है जी, तो ये चीज़ हम समझाने का प्रयास कर रहे थे, इस तरह से है। बुनियादी स्तर या फाउंडेशन स्टेज भारत में विभिन्न संस्थानों की पूरी श्रृंखला में 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए किया गया, जो मैंने आपको बताया था 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए। तो चीज़ों को समझना है हमें, यही सब परीक्षा में आता है। ठीक है जी, देखिए इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यही है ये कि भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली में बुनियादी स्तर के सकारात्मक बदलाव लाना है। तो भारत की जो स्कूली शिक्षा प्रणाली जो बुनियादी स्तर पर, मतलब जो कहने का अर्थ यह है कि पहली क्लास से जो है, जिसको हम कह सकते हैं प्लेइंग स्कूल कह सकते हैं, अर्ली एलिमेंट्री एजुकेशन है, उसके बारे में ये, तो उसके शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधार, पहले और दूसरे को कैसे सुधार सकता है, तीसरे चौथे और पांचवें क्लास को कैसे सुधारा जा सकता है। सरकार का सबसे जो जोर है वो है बुनियादी शिक्षा के स्तर पर कैसे सुधारा जा सके, और इसे अगले वर्ष बसंत पंचमी तक इसके आधार पर पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक में क्या करना है, एक खाका बना लेना है अगले स्तर पर लागू करने का। ठीक है जी, तो ये यानी अगला बसंत पंचमी जो आएगा ये, उसमें खाका तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग देखने का प्रयास करते हैं क्या है। अब देखिए ये जो रिपोर्ट है, मैंने पहले ही बता दिया शुरू में कि नई शिक्षा नीति 2020 के आधार पर लागू की गई है, यानी एनसीएफ 2022 जो है वो नई शिक्षा नीति 2020 पर आधारित है। और ये नई शिक्षा नीति 2020 में जो परिकल्पित स्कूली शिक्षा प्रणाली है 5+3+3+4 जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, उसके आधार पर ये किया गया। अब इसके देखिए इसके कितने बिंदु है जरा देख लेते हैं। यही आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल यही है जो आपको समझना है और देखने का प्रयास करना है। ठीक है, एनसीएफ के 4 खंड हैं जो आपको देखने का प्रयास करना है। एनसीएफ के 4 खंड हैं, पहला है स्कूली शिक्षा, दूसरा है बचपन की देखभाल और शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, और चौथा है प्रौढ़ शिक्षा। आपको देखना है। ठीक है जी, क्या है, स्कूली शिक्षा, बचपन की देखभाल की शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ये 4 शिक्षा है जो हम लोग को चर्चा इस पर करना है। ठीक है जी, तो क्लियर। तो ये पहला सवाल आपसे यही पूछेगा, पहला तो ये पूछेगा कि जो एनसीएफ 2022 है वो किन बच्चों के लिए, 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए। दूसरा सवाल है कि एनसीएफ के कितने खंड है, तो 4 खंड है, पहला है स्कूली शिक्षा, दूसरा है बचपन की देखभाल और शिक्षा, तीसरा है शिक्षक शिक्षा,
चौथा है प्रौढ़ शिक्षा। ठीक है, याद हो गया सबको? बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए ये ध्यान रखिएगा, जो एनसीएफ जो केवीएस का पेपर है उसमें सब ये लिखा हुआ है सारा चीज़, तो सब पूछेगा आपसे पूरा। और इस पर हो सकता है कि आपको 3-4 सवाल बनाए, क्योंकि बहुत नया सिलेबस और काफ़ी कुछ फ्रेमवर्क में चेंज किया है अपने सिलेबस में, तो यही सब चीज़ पूछेगा। और सीटेट में भी इम्पोर्टेंट है, सीटेट में एक सवाल पूछ रहा है, कल भी पूछा था और आज भी पूछा है, तो इसके लिए तैयार कर लीजिएगा। बस ज़्यादा नहीं जानना है, इतनी ही जानना है, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अब ये जो अवधारणा है वो किस पर है? ये पंचकोश की अवधारणा। ठीक है जी। ये आप देखेंगे वैदिक काल में उपनिषद एक ग्रंथ है, और उपनिषद कई तरह के होते थे, जिसमें एक होता था ये तैत्तिरीय उपनिषद। क्या होता था? तैत्तिरीय उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में पंचकोश के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? पंचकोश के बारे में। तैत्तिरीय उपनिषद ग्रंथ में पंचकोश के बारे में बताया गया है। अब ये पंचकोश क्या होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पंचकोश की अवधारणा है, तो देखिए ये फिगर से समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। ये देखिए पहला होता था, ये लिख लेंगे इसको आप, एक होता अन्नमय कोश होता है। ठीक है जी। दूसरा होता है प्राणमय कोश होता है। तीसरा होता है जो आपको मनोमय कोश होता है, मनोमय कोश होता है। चौथा होता है विज्ञानमय कोश होता है, और पांचवा होता है आनंदमय कोश होता है। ठीक है जी, लिख लीजिएगा, आपको मेरे पास जगह की कमी है, लिख लीजिए। अन्नमय कोश लिख लिया आप लोगों ने, वेरी गुड। दूसरा है प्राणमय कोश, वेरी गुड। तीसरा है विज्ञानमय कोश, ठीक है, सॉरी तीसरा जो आपका मनोमय कोश है। चौथा है विज्ञानमय कोश है। पांचवा है आनंदमय कोश है। पहला अन्नमय कोश, दूसरा है प्राणमय कोश, तीसरा है मनोमय कोश, चौथा है विज्ञानमय कोश, पांचवा है आनंदमय कोश। तो ये जो नई शिक्षा नीति और एनसीएफ 2022 है वो इसी अवधारणा पर आधारित है। मतलब उनका कहना यह है कि व्यक्ति का जो विकास होता है वो इस तरह से होता है, एक लंबवत ढंग से होता है, वर्टिकल होता है। अन्नमय कोश का मतलब होता है शारीरिक विकास, ये मतलब जो है शारीरिक विकास, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए शारीरिक विकास भी होना चाहिए। प्राणमय कोश का मतलब है जीवन ऊर्जा का विकास। क्या है? जीवन ऊर्जा का विकास है। प्राणमय कोश में लिख लीजिएगा जीवन ऊर्जा का विकास, जीवन का विकास। और तीसरा है मनोमय कोश का मतलब है मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, ये है। ठीक है, लिख लीजिएगा ये चीज को। और विज्ञानमय कोश का मतलब है बौद्धिक विकास। क्या है? बौद्धिक विकास। और आनंदमय कोश का मतलब है आध्यात्मिक विकास। यानी कुल मिलाकर यह है, अगर ऐसे देखें तो पहला था प्राणमय कोश, इसका शारीरिक विकास होगा। दूसरा हो जाएगा कि जीवन का विकास हो जाएगा, प्राणमय कोश। तीसरा है मनोमय कोश, मानसिक और भावनात्मक दोनों हो जाएगा यहाँ पर। और तीसरा हो जाएगा विज्ञानमय कोश का बौद्धिक विकास। और पांचवा हो जाएगा आनंदमय कोश का मतलब आध्यात्मिक विकास। यानी उनका कहना यह है कि शिक्षा के 5 पहलू हैं। एक शारीरिक विकास, ये दूसरा है जीवन का विकास, तीसरा है मानसिक और भावनात्मक विकास, चौथा है बौद्धिक विकास, और पांचवा है आध्यात्मिक विकास। ये 5 विकास हैं। यानी नई शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ 2022 वो इस अवधारणा पर आधारित है, जो उपनिषद की अवधारणा है, पंचकोश है, उस पर आधारित है। ठीक है जी, मैंने आपको डिटेल से समझा दिया, इसमें नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये क्लियर। अब देखिए अगला में दिया हुआ है वो देख लीजिएगा। ये बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में इसके 5 भाग। अन्नमय कोश शारीरिक विकास, देखिए लिखा हुआ है। देखिए अन्नमय कोश है शारीरिक विकास, दूसरा प्राणमय कोश है,
तीसरा मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश। VVI है, ये परीक्षा में आ सकता है, पूछ लेगा कि बताइए ये किस अवधारणा पर आधारित, तो बताइएगा कि उपनिषद के पंचकोश की अवधारणा पर आधारित है और ये पंचकोश 5 है और उसके शिक्षा का उद्देश्य बता दिया आपको। ठीक है, इस प्रत्येक कोश कुछ विशिष्ट विशेषताओं को प्रदर्शित करता है जो मैंने बता दिया। ठीक है जी। अगला है कि NCF 2022 नई शिक्षा नीति 2022 को लागू करने का एक महत्वपूर्ण कदम है, जो पहले ही बता दिया था आपको। ठीक है जी। आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं, जो पॉटेड लाइन है वो देखते हैं। ठीक है जी। अब देखिए 2022 में क्या कहा गया वो देखिए। 22 में ये कहा गया कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों की डिजाइन करने के लिए दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है। जो NCF जो होता है, ये राष्ट्रीय पाठ्य रूपरेखा यही काम करता है कि पाठ्यक्रम कैसा हो, पाठ्य पुस्तक कैसा हो, विद्यालय कैसा हो, इसे बताता है। देश में शिक्षण प्रथाओं को सूचित करता है। NCF 2005 जो है पहली बार आया था, इसमें देखिए बता रहा है कि NCF 2005 भी यही काम किया था और NCF 2022 भी यही काम करेगा नई शिक्षा नीति 2020 के आधार पर। ठीक है, और इस NCF 2005 के 4 मूलभूत का चरण अति है, मतलब नई शिक्षा नीति के 4 चरण है, जिसमें पहला चरण है आपको ये बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। ये नई शिक्षा नीति 2020 में प्रतिमान बदलाव जो NCF को प्रदर्शन करते हैं वो बताया गया है। ठीक है, देखने का प्रयास करते हैं क्या है। अधिक बहुविषयक और समग्र शिक्षा के लिए संक्रमण, मतलब जो NCF 2005 है, चेन्नई शिक्षा नीति 2020 है, वो क्या है, मल्टी डायमेंशनल होगा। वो मतलब हर तरह के, देखिए पंचकोश की अवधारणा क्या मल्टी डायमेंशनल है ना, और समग्र शिक्षा पर बल देगा। यानी एक बालक के विकास का केवल बौद्धिक विकास नहीं किया जाएगा, उसका शारीरिक विकास किया जाएगा, जीवन जीने का तरीका विकास किया जाएगा, मानसिक विकास किया जाएगा, भावनात्मक विकास किया जाएगा, बौद्धिक विकास किया जाएगा। दूसरा है कि रट कर नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि विश्लेषणात्मक सोच पर बल दिया जाएगा। ये NCF 2005 भी यही बात बोलता था, पहला भी NCF 2005 बोलता था ये। दूसरा है एक नई पाठचर्या और शैक्षिक संरचना में संक्रमण है, वो चीज़ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अब शारीरिक विकास में क्या कहता है कि बच्चों में ऐसी आदतें विकसित होती है जो उन्हें स्वस्थ और सुरक्षित रखती है। कह रहा है कि जो नई शिक्षा नीति है और जो NCF 2022 है, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, बच्चों में शारीरिक विकास, मतलब शारीरिक विकास में क्या, अच्छी आदतों का विकास कीजिए, साफ रहने का, स्वच्छता का। ठीक है जी, कैसे उठना है, बैठना है, ये भी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है। संवेदी धारणाओं, संवेगात्मक विकास करना है, ये मतलब इमोशनल भी विकास करना है, संवेदनशील भी बनाना है, बच्चों को फिट और लचीला शरीर भी बनाना है। तो ये चीज़ कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ये बात अरस्तु ने कहा था। ठीक है जी, एक बार पूछागा कि ये कोटेशन किसने कहा था, तो अरस्तु ने कहा था तो ये कह सकते हैं कि NCF 2005 में NCF 2022 में अरस्तु का भी दर्शन दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा दिया है कि सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि NCF 2022 का भी उद्देश्य है बच्चों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास कीजिए, यानी क्षमताएं, अपनी भावनाओं को समझे, यानी भावना और बुद्धि दोनों का विकास होना चाहिए, व्यक्ति में दोनों होना चाहिए। बच्चों में उत्पादकता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कीजिए, कार्य और सेवा की भावना, यानी कार्य का भी अनुभव दीजिए, कार्य की भी अवधारणा दीजिए। बच्चे में प्रकृति के लिए सकारात्मक सम्मान हो, जो हम लोग प्रकृति का जो खुलेआम शोषण कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, वो प्रकृति के प्रति भी संवेदनशील बनाइए, सम्मान की भावना विकसित कीजिए। ठीक है, ये बात कहा गया। अब देखिए संज्ञानात्मक विकास में क्या बात किया जा रहा है वो देख लीजिए। बच्चे आसपास की दुनिया को समझते हैं, अवलोकन और तार्किक। बच्चे आसपास की दुनिया को समझते हैं, फिर उसको अवलोकन करते हैं, फिर तार्किक चिंतन करते हैं। इस तरह से बच्चों में क्या होता है, संज्ञानात्मकता का विकास होता है। बच्चे गणितीय समझ और क्षमताओं को विकसित करते हैं, मात्रा के बारे में जानते हैं, आकृतियों के बारे में जानते हैं, सब बच्चे पहचानते और देखते हैं। उस चीज़ का विकास करना चाहिए। भाषा और साक्षरता का विकास, बच्चों ने 2 भाषाओं में दिन और आज की बातचीत के लिए प्रभावी संचार कौशल विकसित कर लिया है। भाषा 1 में पढ़ने और लिखने में बच्चों को प्रभाव विकसित कीजिए आप। भाषा 2 में पढ़ना और लिखना पर पूछ सकता है। ठीक है, ध्यान रखना चीज़ को।
लिखना शुरू कर देते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है जी। तो इस तरह से आप देखते हैं कि आगे अवधारणा हम लोग देखते हैं, भाषा साक्षरता, और लास्ट में जो पॉइंट दिया हुआ है उसको समझने। सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक विकास, बच्चे दृश्य और दृश्य में क्षमताओं और संवेदनाओं का विकास करते हैं, कला का प्रदर्शन करते हैं। कला के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त करना सार्थक आनंदमय तरीका है। यानी बच्चों में कलात्मक विकास करना चाहिए, आर्टिस्ट का विकास करना चाहिए। ये बच्चे जो है ड्राइंग करे, बच्चे जो है कुछ रचना करे, बच्चे कविताओं की भी रचना करे, इस तरह की इसमें विकास करने की बात किया गया है। कुछ पॉइंट और है जो हमें देखना है। इसमें एक चीज़ जो समझाया गया है, जो समझने का प्रयास करना हम लोग को ये, और देखने का प्रयास करना है ये कि क्या कहा गया है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला बात यह है कि जो है एक समग्र दृष्टिकोण को, शिक्षा के समग्र दृष्टिकोण को बताता है। ये कहता है कि बच्चों के विकास के लिए खेल का भी उपयोग करना चाहिए। खेल जो है बच्चों के जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है ये, और खेल का महत्व समझना चाहिए, और खेल का एक व्यापक ढंग से महत्व। खेल के माध्यम से क्या होता है ना, खेल आधारित शिक्षा शास्त्र, जो प्लेइंग जो पेडागोजी है उसको बढ़ावा देना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र। इससे क्या होता है कि बच्चों में शारीरिक विकास भी होता है, सामाजिक कौशल का विकास होता है, भाषा का विकास होता है, भावनात्मक विकास होता है। तो कहा कि खेल जो है बच्चों के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। इसलिए खेल की शिक्षा, खेल आधारित जो पेडागोजी है उसको बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, हम खेल विधि का प्रयोग करके हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। दूसरा कह रहा है क्या कि ये 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए जो शिक्षा का जो भाषा का माध्यम होना चाहिए वो मातृभाषा होना चाहिए। बात तो एनसीएफ 2005 में भी कहा गया था, और इस पर भी जोर दिया जा रहा है, क्योंकि मदर टंग बच्चों की भाषा होती है, परिवार की भाषा होती है, माता पिता की भाषा होती है, और ये बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो ग्रहण करते हैं वो अपनी मातृभाषा में ग्रहण करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये इसमें ये बात कहा गया है। तो इस प्रकार से एनसीएफ 2022 में एक मोटा मोटी जो बात है मैंने आपको ये बता दिया, और परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ये। और मेरे समझ से केबीएस में कम से कम 2-3 सवाल तो पक्का आएगा इससे, और अभी सीटेट में हाल ही में पूछना शुरू कर दिया है। तो इसीलिए इसके लिए भी आप तैयार रहिए, ये कि आपको सीटेट में भी मदद करेगा, और आपको केबीएस में तो 100% आएगा ही आएगा, 200%। ठीक है जी। तो एक एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अभी रोज़ जो है 2-2, 3-3, 1-1, 2-2 वीडियो हम बनाएंगे। अभी शुरुआत हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ते चलते हैं, लेकिन जो भी बताएंगे अब ठोस बताएंगे, अच्छे से बताएंगे, ताकि आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से मदद किया जा सके। ठीक है जी। थैंक यू इसके लिए आप लोग को ये, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि इसको विकास किया जा सके। ठीक है जी।